Welcome to SN Chaudhary Physics classes for class 12th. Today I am going to describe moving coil galvanometer, which is one of the most important question for CBSE. Weightage 5 marks. 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सभी बच्चे हम बार बार आपको भी या किसी को भी कहते हैं सॉरी सबको कहते हैं, जब भी आप कम से कम कितने भी गए गुजरे टीचर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, तो कम से कम इतना क्वेश्चन तो ज़रूर बता देते हैं जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको कैरी करे। और बोर्ड में पेपर में कैसे लिखना वो भी ध्यान दो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे या कुछ रहे। आप जिसको मल्टीपल चॉइस समझते हो, मल्टीपल चॉइस बिना बनाए आंसर नहीं मिलते हैं, इसलिए उसमें टाइम लगता है। आप सबसे पहले ट्राई करोगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को। 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस कितने भी हम खराब बता के भेजेंगे तो जितने बताएं उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स के। अब पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिख लो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे 15 मार्क्स के हो गए, इसको ज़रा सुंदर ढंग से लिखना, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस जब टीचर के सामने ये जाएगा तो उसी के आधार पर वो डिसाइड कर लेंगे कि बच्चे का लेवल क्या है। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि आगे यदि किसी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक भी दिखेगा तो टीचर समझते हैं यही क्वेश्चन तो इसने पीछे ठीक लिखा है, यहाँ मिस्टेक हो गया होगा, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में ही जैसे आप ऑब्जेक्टिव वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे, 2-4 क्वेश्चन गलत हुआ, 2-4 सही हुआ, तो आपका इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो फिर बाद में जब 5 मार्क्स लिखते हैं, कई बच्चों के छूट भी जाते हैं, तो उनमें फिर वही पिछला इम्प्रेशन से ही नंबर मिलेगा। इसलिए मैं बार बार हर एक को कहता हूँ, फर्स्ट ट्राई 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसका लिख दो, देन 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो जितना हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देंगे उनमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो टोटल आ जाएगा। अब 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज हुए हैं, मान लो हम 50 क्वेश्चन दे देते हैं आपको, या हम जनरली 110 क्वेश्चन देते हैं। अब 110 में से 3 वाला भी कवर कर जाएगा, 5 वाला भी कवर कर जाएगा, और इन्हीं के फार्मूले के आधार पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और इसी फार्मूले के आधार पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए हमेशा ट्राई करना, सबसे पहले पेपर में हम 5 मार्क्स कितने भी हम खराब भेजेंगे तो 3 क्वेश्चन है। अब तीनों में जो सबसे अच्छे ढंग से आते हैं वो लिखना, क्योंकि उसी से आपका इम्प्रेशन पूरा कॉपी पर डिपेंड करेगा। कई बार बच्चे कहते हैं, मैडम कहती है सीरियल लिखो, तो मैडम तो इसलिए कहते हैं कि उनको चेक करने में सुविधा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन मुझे किस में सुविधा होगा, हमें ये देखना है। इसलिए बोर्ड वाले भी या एग्जामिनर भी या सभी कहते हैं सबसे पहले उसी क्वेश्चन को लिखो जो आप सबसे अच्छे ढंग से जानते हो। और ये क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स के, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। अब आप क्या आ जाओ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये पूरा ध्यान से देखो, वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब पर जाकर बार बार देखोगे तो पूरा लर्न आ जाएगा। पेपर में क्या रहते हैं देख लो, ये कभी कभी 3 मार्क्स में डाल देते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब या एक्सप्लेन वर्किंग एंड थ्योरी। केवल वर्किंग थ्योरी पूछा है। मैंने बार बार कहा है कि 5 मार्क्स वाले जो इस तरह का क्वेश्चंस है, इसमें इंट्रोडक्शन भी डालो, चाहे 1 पॉइंट कहीं क्यों न डालो, इंट्रोडक्शन भी डालते हैं, प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये भी डालते हैं। तीसरे में आपका वेल लेवल डायग्राम बना दो, 2-4 लाइन लिखना चाहो तो कंस्ट्रक्शन में लिख दो। आए बात समझ में, जितना टाइम रहे उतना, क्योंकि ये सब कहते नहीं हैं। और कंस्ट्रक्शन के बाद तब वर्किंग थ्योरी लिखो। वर्किंग थ्योरी के बाद पूछे कितना भी यूज क्या है इसका। अब आपको इसमें से टुकड़ा टुकड़ा बता रहा हूँ, अब आपको कैसे पूछ लेते हैं पेपर में। डिस्क्राइब वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम, एक पार्ट बना दिया। फिर बी पार्ट में लिख देगा व्हाट इज दिस गैल्वेनोमीटर, या व्हाट डू मीन बाय गैल्वेनोमीटर, या स्टेट द प्रिंसिपल ऑन व्हिच इट वर्क्स, किस प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, ये सब टुकड़े टुकड़े में मिला के 5 मार्क्स बनते हैं। ये नहीं समझ लेना कंस्ट्रक्शन से लेके यहाँ तक लिख देंगे
ये होता था पुराने ज़माने में, जो हम लोगों के टाइम में पूरा का पूरा डिस्क्राइब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या लिखना है इसके भीतर नहीं लिखना वो आप जज करो। टीचर पेज गिन के नंबर देंगे। ओनली 6 क्वेश्चन है तो आपके करीब करीब 12-13 नंबर का एक क्वेश्चन बनता था। आए बात ध्यान में, इसलिए इस बात को मैं बार बार समझाता हूँ। तो अब आप आ जाओ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। अब इसमें सबसे पहला हेडलाइन हम क्या डालेंगे? इंट्रोडक्शन। टीचर नहीं कहते लेकिन आप इस तरह से इंट्रोडक्शन डाल देना। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? तो पहला पॉइंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is an instrument used to measure very small current। पहला पॉइंट हमने बना दिया। अब आपके एक पॉइंट आप ये लिख ही सकते हो। सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट इन अ सर्किट में इसको डिटेक्ट करने में भी यूज करते। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। पिछले क्लास में जैसे हमने टॉर्क के बारे में बताए, तो जो बच्चा डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो उनसे ये कहूँगा जो सबसे पहले आप पिछला लेक्चर देख लो, टॉर्क कैसे बनते हैं। टॉर्क का मतलब एक फोर्स है तो घूम गया। मैग्नेट में हम रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, ये घूम जाते हैं। इसी पर ये काम, यदि किसी कॉइल को रखा जाएगा तो कॉइल रोटेट कर जाते हैं। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सेकेंड हेडलाइन में आप यहां डालो प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में देखो, हम यहाँ पर देखो बेटा शेर में भी लिख देते हैं, हम पेपर की तरह ही लिख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम एक्यूरेट लिख रहे हैं। when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, it experiences a टॉर्क। तब इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। थर्ड में आपके वेल लेवल्ड डायग्राम। अब बेटा डायग्राम बनाने के भी तरीके हैं। अब आप डायग्राम कैसे बनाओगे इसका भी ध्यान दो। सबसे पहले हमने बीच में एक ये मैग्नेट के दे दिए। नाउ आफ्टर प्रिंसिपल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वाज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज प्रिंसिपल एंड थर्ड इज वेल लेवल डायग्राम। तो वेल लेवल डायग्राम में बेटा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बीच में एक एल सिलेंडर बना दो, ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इसके चारों ओर नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम रहते हैं जिस पर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। और इसके ऊपर हमने कॉइल PQRS ये लिए। इसका नीचे का कनेक्शन S डैश से है जो डायरेक्ट आपके कहाँ चला जाता है, T2 पर चला जाता है, और ऊपर का कनेक्शन T1 पर चला जाता है। इन दोनों को फास्फोर ब्रॉन्ज के वायर के द्वारा हमने दो मैग्नेट के बीच में लटका दिए। मैग्नेट का फील्ड यूनिफॉर्म है,
इस तरह से है कि ये रेडियल फील्ड बनाता है। रेडियल का फील्ड का मतलब होता है जो हमेशा प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि मैक्सिमम टॉर्क बनेगा। ये होते हैं, क्योंकि हम टॉर्क में जानते हैं एम बी साइन अल्फा जानते हैं, तो साइन अल्फा हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा। इन सारे अरेंजमेंट को डायग्राम बना दिए, वेल लेवल डायग्राम बना दिए, मैग्नेट लिख दिए, ये सारा जहाँ तक हो सकते हैं लिख दो, वेल लेवल डायग्राम हो गए। अब देखो बेटा, यदि आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर 1.5 तो हो गए, इससे कम तो कोई टीचर नहीं देंगे। अब आपके आ जाओ कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में बहुत लंबा चौड़ा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वेल लेवल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज शॉन इन फिगर। ज़्यादा नहीं लिखो तो कम से कम इतना भी लिख सकते हो। और सेकंड पॉइंट में PQRSN देख लो, अ कॉइल हैविंग अ नंबर ऑफ टर्न्स वुंड ओवर नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, जो हमने बताया नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर लपेटा हुआ है, सस्पेंडेड फ्रॉम टॉर्सन हेड, यहाँ से लटका हुआ है, बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कनेक्टेड विथ, देख लो, अपर एंड ऑफ कॉइल इज कनेक्टेड टू T1 एंड लोअर एंड कनेक्टेड टू दिस वाया स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में था, ये स्प्रिंग क्या करता है, रिकवरी करते हैं। जैसे आपको टॉर्क को टॉर्क के द्वारा आपने घुमा दिया तो स्प्रिंग फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा। ये आपके कॉइल का हो गया। L इज सॉफ्ट आयरन कोर, यहाँ पर हमने L सॉफ्ट आयरन कोर रखे हैं, इसलिए कि मैग्नेट के कारण ये हमेशा मैग्नेट इसके थ्रू से लाइन्स ऑफ फोर्सेस जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये फेरो मैग्नेटिक है, मोस्टली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स इसी के भीतर से जाने का प्रयास करता है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस रेडियल फील्ड, मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दोनों के कॉइल रहता है, जिससे कि अल्फा हमेशा 90 डिग्री, दैट इज, इसका मतलब ये मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर बनते हैं, MB के बराबर बनते हैं। अब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मिरर M, ये भी बराबर पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट कहाँ यूज होता है, तो वो यहाँ एक मिरर रहते हैं नीचे चमकते हुए। अब ऊपर कॉइल का जो निडल चमकेगा, यहाँ से हम एक पिन लगा देते हैं, नॉर्मल केस में, रुके हुए केस में जब करंट पास करेंगे तो वो घूमेगा, तो नीचे इसका इमेज बनता है किस में, मिरर में। ये और इमेज दोनों जब पैरेलल रहते हैं तब हम रीडिंग सही लेते हैं, नहीं तो इधर से देखेंगे तो ये निडल इधर दिखेगा, इधर से देखने पर इधर दिखेगा, दैट इज पैराडॉक्स, उसको कहते हैं लंबन दोष, पैराडॉक्स। और वहाँ से हम देखते हैं सीध में है, इसका मतलब आपका रीडिंग सही आ रहा है। अब इसको, इस अरेंजमेंट को कहते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। होल अरेंजमेंट इज, सॉरी यहाँ पर होल arrangement is enclosed in a non-metallic case to avoid any disturbance due to air, due to outer magnetic field, किसी से डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए ये यहाँ रखे जाते, इनक्लोज कर देते। अब ये 6 पॉइंट है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, किताब में देखोगे तो बहुत लंबे कहानी मिलेंगे। ये डायग्राम का काम है, ये शो करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसके बाद देख लो बेटा, जब यहाँ से हम आ गए तो अब हमारे पास आ जाता है वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग और थ्योरी के लिए नाउ वी अराइव एट वर्किंग। अब हम वर्किंग पर आ गए हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा वर्किंग आ गया। इससे पहले 4 पॉइंट हम लिख चुके हैं, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, वेल लेवल डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, और 5वें पॉइंट पर आ गया हमारा वर्किंग। यदि आपको परेशानी हो पॉइंट गिनने में तो इसी पर आप 1 2 3 डालो, तो भीतर में ABC डालो, पॉइंट बनाना है। वर्किंग में देख लो, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल इट गेट्स डिफ्लेक्शन। जैसे कॉइल पे करंट पास करेगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क के कारण कॉइल घूम गया। अब इसी कॉइल से मान लो ये निडल घूमा है,
ये भी घूम गया। कम करंट रहेगा तो कम दूर जाएगा, अधिक रहेगा तो अधिक डिफ्लेक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट, नीडल अटैच विथ कॉइल ऑल्सो डिफ्लेक्ट्स। थर्ड पॉइंट, डिफ्लेक्शन रीडिंग इज नोटेड, और जहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ रीडिंग नोट कर लो। फोर, व्हेन करंट इज स्टॉप द कॉइल अगेन कम्स टू रेस्ट, कम्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जब करंट आप रोक दोगे तो कॉइल फिर से अपने पोजीशन में आ गया। क्यों, किसके कारण? ड्यू टू रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर एंड स्प्रिंग एस, नीचे में जो लगा था एस डैश, उनमें रेस्टोरिंग टॉर्क पर। तो एक को बेटा मोस्टली जितने भी बुक है मार्केट में, कम से कम दिल्ली में, वर्किंग थ्योरी एक ही जगह लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। रियल में वर्किंग ये हुआ, इसको आप सेपरेट कर दिए। इससे बेनिफिट हो गया क्या कि टीचर को ये पता चलेगा कि बच्चे का कंसेप्ट पूरा क्लियर है। अब थ्योरी में व्हेन अ करंट इज पास थ्रू कॉइल इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, थ्योरी का मतलब उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके प्रूव कर दो। टॉर्क होगा, टॉर्क की फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? T इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। बुक का पैटर्न बदलता है तो आप शुरू से लर्न करते आए हो NIBA, तो आप अपना ही पैटर्न हमेशा याद रखना, नहीं तो बुक वाला कभी बी पहले कभी ए पीछे, तो ना ये याद रहेगा ना ये याद रहेगा। तो NIBA साइन अल्फा याद रखें। नेक्स्ट क्या है? बट फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रेडियल है। दैट इज अल्फा इज 90 डिग्री। अल्फा क्या है देख लो बेटा, मैग्नेट रेडियल का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन और प्लेन ऑफ कॉइल दोनों पैरेलल है, तब अल्फा होगा इसका एरिया वेक्टर्स। प्लेन का एरिया वेक्टर कहते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, एरिया वेक्टर और प्लेन के कॉइल के बीच का एंगल अल्फा है, ये इस कंडीशन में 90 डिग्री हो गया। तो साइन अल्फा 90 दैट इज साइन 91। अब 1 इसमें हम पुट कर दिए तो हमारे पास टॉ इक्वल टू NIBA हो गया। इतना तो याद रखना पड़ेगा बेटा। ये डिफ्लेक्ट करा, दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये टॉर्क के कारण कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ। अब देख लो, अब आपके जब करंट पास नहीं होता है तो भाई जैसे कॉइल घूमेगा इसे लटकते हुए, तो देख लो फिंगर में ट्विस्ट हो गया, छोड़ते ही फिंगर अपने इस पोजीशन में आ गया। तो इसीलिए कहते हैं लेट थीटा बी ट्विस्ट इन फॉस्फोर ब्रॉन्ज एंड के बी द ट्विस्ट पर यूनिट ट्विस्ट या पर यूनिट एंगल। तो रेस्टोरिंग टॉर्क उसमें ये प्रोड्यूस होगा। जैसे ही आप करंट बंद करोगे तो रेस्टोरिंग टॉर्क उसको फिर से घुमा के अपने पोजीशन पर ले आएगा। तो इस तरह से के थीटा हो गया। लेकिन जब आपने डिफ्लेक्टिंग दिए, ये घूम आती है यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो रुक गया, इसका मतलब वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, वहाँ रेस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों इक्वल है। तो आप ये लिख दिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क NIBA। हमें तो करंट मेजर करना है बेटा, के थीटा, तो I इक्वल टू के थीटा अपॉन NBA। के अपॉन NBA को हमने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट लेते हैं। अब यहाँ पर I इक्वल टू जी थीटा, ये हो गया I प्रोपोर्शनल टू थीटा, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। मीन्स ज़्यादा करंट रहेगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, कम करंट रहेगा तो कम करंट। अब दिस प्रूव्स दैट डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड स्केल डिजाइंड ऑन दिस बेसिस। इस डिज़ाइन पर हम स्केल पता करते हैं। मान लो 10 एम्पियर में पूरा 180 डिग्री आ गया तो 5 एम्पियर में बीच में हो गया 90 डिग्री पर, उस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। वैसे हमारे लैब में जो यूज होते हैं उसको वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर कहते हैं। बीच में 0 रहता है, इधर रहते हैं और इधर डिफ्लेक्शन होता है। अब बता दो ये एंगल कितना होता है आपके लैब में? मैक्सिमम रेंज देखे हो, पढ़े हो बेटा? इधर 30 तक, जनरली 25-30 रहते हैं, तो आपके लैब में जो मौजूद है वो 30 तक डिफ्लेक्शन है, और उसी को समझ लेना 30 डिग्री एंगल है। इधर 30 डिग्री एंगल हुआ डिफ्लेक्शन। इसका यूज देख लो, इट इज़ यूज। अब कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज क्या करते हैं, तो वैसे तो हम इंट्रोडक्शन में ये डाल चुके हैं, लेकिन आप हेडलाइन तो बनाओगे तो 6-7 हेडलाइन बन गए बेटा, टीचर कहाँ नंबर काटेंगे? किसी एक पॉइंट को पढ़ लेंगे, सही पाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट एंड इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल करंट। आजकल क्विक में लोग काम करना चाहते हैं, कॉपी भी क्विक में चेक करना चाहते हैं,
वो हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, कहानी लिख दोगे तो कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। यहाँ तक यूजेज हो गए। इसके अलावे